हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे जो मेरा मेन मोटिव है दैट इज कि पहला पीआईएल केस कौन सा था जो भारत में आया, कहाँ से पीआईएल की शुरुआत होती है, क्या ये पीआईएल कहीं पर संविधान में दिया हुआ है या फिर ये इवॉल्व हुआ किसी केस से। आज इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट 6 जुलाई से हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स विद द नेम अचीवर्स बैच। इसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाऊंगी एट 6:30 PM एट ऑन एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप मेरा कोड msing10 यूज कर सकते हैं और इसको आप यूज करके यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑफ 25% बिकॉज अभी जो हमारा 30 जून तक है दैट इज 25% ऑफ चल रहा है सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पे। तो अगर आप 30 जून से पहले एनरोल करते हैं msing10 ये कोड यूज करके तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा जो भी प्लान आप चूज करते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज जो रेगुलर प्राइसिंग है वो हमारी ये है 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के लिए। ऑल्सो अगर आपको और ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए और ऑफ चाहिए आपको अपने कोर्स पर तो आप अपीयर होइए 2 जुलाई को 2 बजे हमारे क्लैट पीजी फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट में, क्योंकि 6 जुलाई से दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है तो 2 जुलाई को आप इसमें अपीयर हो सकते हैं और आपके पास मौका है 90% तक की स्कॉलरशिप अवेल करने का। किन के लिए? जो टॉप रैंकर्स यहाँ पर होंगे। रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री है, QR कोड स्कैन करिए और फ्री में रजिस्ट्रेशन करके एनरोल कर लीजिए। अगर आपने एक बार हमारा ये क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो आपको यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो ये हैं कि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा आपका एलएलएम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एंड जो भी क्लास में डिस्कस किया जाएगा उसकी इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी अलॉन्ग विद द केस एनालिसिस। ये तो बात हो गई बैच की। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक और चीज़ है आपके लिए, दैट इज फ्री लाइव क्लास। अगर आप फ्री लाइव क्लास करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर तो आप जाइए QR कोड स्कैन करके हमारी वेबसाइट पे और वहाँ पे आपको स्पेशल लाइव कोर्सेज के कॉलम में मिल जाएंगी मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लासेस जो हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात को 8:30 बजे होती हैं। वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन्हीं पर्टिकुलर डेज पर 8:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लास के लिए। ऑल्सो ये जो हम डेली केस एनालिसिस चला रहे हैं यूट्यूब चैनल पे उसका अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको वो नोट्स चाहिए फ्री में तो आपको क्या करना है, ये QR कोड स्कैन करना है एंड देन यू विल गेट एक्सेस ऑफ दिस नोट्स इन फ्री। सिर्फ आप QR कोड स्कैन करिए, रजिस्टर करके इसको नोट्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे LLM की अपडेट्स, क्लैट पीजी रिलेटेड अपडेट्स, सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगी अलॉन्ग विद द कोर्सेज अपडेट्स। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? जैसा कि मैंने कहा हम PIL का कहाँ से PIL इवॉल्व हुआ है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि हम PIL के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जो PIL है आपका, जो एक्सप्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको बोरो किया गया है अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका अमेरिका से आया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फॉर्मेट फॉलो होता था वो ये था कि वहां पर PIL लाया गया था, ये सोच के डिजाइन किया गया था कि ये लीगल रिप्रेजेंटेशन होगा बेसिकली उन लोगों के लिए जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंट नहीं होते हैं सोसाइटी में किसी कारण की वजह से, या तो वो गरीब हैं इसलिए, या तो वो रेशियल माइनॉरिटीज में आते हैं, या फिर वो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं, या फिर वो ऐसे सिटीजन्स हैं जो पैशनेट हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। तो अगर इसको हम पूरी तरीके से समझे इन सारी कैटेगरीज को तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ये कुछ ऐसे लोग हो गए जो बहुत ज़्यादा बाहर खुल के नहीं आ रहे थे, जो केस लॉज नहीं करते थे, जो पेटिशंस फाइल नहीं कर रहे थे, उनको मौका दिया जाने का एक रास्ता बनाया गया। ठीक, जहाँ पर गरीब है, जो पैसे की वजह से आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं है, इस वजह से वो केस फाइल नहीं कर पा रहा है, वहीं पर कोई है जो माइनॉरिटी है, वहीं पर कोई है जिसको दबा के रखा जा रहा है कि तुम्हें नहीं जाना है, लोगों के सामने तुम्हें बात नहीं करनी है, और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो अवेयर हैं कुछ चीज़ों के बारे में, हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह हो गए या चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, उनके बारे में वो आवाज़ उठाना चाहते थे बट उनको मौका नहीं मिल रहा था। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से बोरो किया गया
ये टर्म जैसा कि मैंने कहा कि क्या कहीं पर संविधान में दिया हुआ है, नहीं, ये कहीं पर भी एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया गया है। जो मीनिंग है वो वेरियस जजमेंट से इवॉल्व होके आया है, कई सारे जजमेंट्स कोर्ट ने दिए हैं जिसके थ्रू इसका इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। क्योंकि जब हमारा एक्ट किसी चीज पर साइलेंट होता है, जब नहीं बात करता है, तो वहां पर कोर्ट को ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है कि आप फ्री हो इस पर इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ठीक है। वहीं पर चाहे वो किसी टर्म को डिफाइन करने की बात हो, कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन की पावर को यूज करते हुए इसको डिफाइन करती है। वहीं पे कोई कॉन्सेप्ट है जो समय के साथ जरूरी हो गया उसको लाना, इंट्रोड्यूस करना सोसाइटी में, तो वो उसको कंसिडर करके करती है, ठीक। अलॉन्ग विद दैट इसका सिंपली मतलब ये है कि कोई भी जो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट में फॉर अ पब्लिक कॉज और पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक वेलफेयर बाय फाइलिंग अ पिटिशन। सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या समझ में आया कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, ठीक है, वो कोर्ट में जा सकता है अगर वो पब्लिक कॉज के लिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए। सिंपली ही हैज टू फाइल अ पिटिशन, उसको पिटिशन फाइल करना है एंड उसके बाद वो ये चीज कर सकता है, इस चीज का उपयोग कर सकता है, पीआईएल का, ठीक। नाउ पीआईएल जो है ये एक लीगल एक्शन होता है। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो वहां पर देखा जाए तो एक लीगल एक्शन है। क्यों? क्योंकि लॉ के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, ठीक। लॉ के दरवाजे हम खटखटा रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ये एक लीगल एक्शन है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के फायदे के लिए कोई चीज लाई जा रही है जिसमें जनरल पब्लिक या क्लास ऑफ द कम्युनिटी हैज सम इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे एंड विच कुड हैव एन इफेक्ट ऑन देयर लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर हम उसको प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे उनकी लीगल राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अफेक्ट होंगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पीआईएल को लाया गया, ठीक। ये एक लीगल एक्शन होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने के लिए कि इन पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ किया जाना जरूरी है, जो जिसमें हमारी पब्लिक का या क्लास ऑफ कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो कुछ उनकी लीगल राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ये अफेक्ट डालेगा। ऑल्सो पीआईएल पेटिशंस जो होती हैं, केसेस हैं जो फाइल करे जाते हैं कोर्ट में, जो पब्लिक कॉज को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, एंड सीक टू रिड्रेस फॉर दोज इफेक्टेड। ये क्या करते हैं? पब्लिक कॉज को पब्लिकली हाईलाइट करता है। जब एक बार कोई केस फाइल हो जाता है तो ये हाईलाइट जब होगा तो कोर्ट उस पर ज्यादा ध्यान देती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी ये सब चीजें लाई गई हैं। एंड सेम कुछ ऐसी डेफिनेशन हमको देखने को मिली जब जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो एक्सप्रेशन पीआईएल है ये लीगल एक्शन है जो कोर्ट ऑफ लॉ में शुरू किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट के लिए, सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किया। नाउ अब पीआईएल को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन थे वो दो दिग्गज जिन्होंने पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया? तो यहाँ पर हम दो लोगों की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द जस्टिस आपका वीआर कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस पीएन भगवती। ये दोनों लोग हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है पीआईएल को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में। ये दोनों आपके इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजेस रहे हैं एंड बोथ अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1973। सो पीआईएल पेटिशन जो थी वो मेजर रूट बन गया, ये मेजर एक रूट रास्ता बना इन दोनों की वजह से, जहां पर ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल किया गया उन लोगों के लिए जिनके लिए न्याय के दरवाजे बंद थे, जिनको ये नहीं मालूम था कि हमको न्याय अगर चाहिए तो हमको कौन से दरवाजे पे जाना है। ये सारी चीजों को क्लियर किया। अब क्लियर इन द सेंस ये हुआ बेसिकली कि जो आपका जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर थे, इन्होंने पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। इन्होंने पहले केस में, अभी हम देखेंगे जो आज हमारा मेन इशू है, ठीक है, तो पहले केस में इन्होंने बात करी, ही टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द पीआईएल, बट पीआईएल जो पेटिशन थी वो आपकी इंट्रोड्यूस करी गई दूसरे केस में जिसमें जस्टिस पीएन भगवती थे, ठीक है। तो इन्होंने पीआईएल पेटिशन को एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से देखा जाए जो पीआईएल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो इंट्रोडक्शन है, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशन से कम नहीं है ये, क्योंकि जब आपको कोई चीज किसी एक्ट में डिफाइन नहीं कर रखी है और आप उसको लाना चाहते हो, आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो बहुत नया कंसेप्ट होता है जो लोगों से जिसको आपको लोगों से फेमिलियर कराना होता है, तो ये कहीं ना कहीं टफ भी होता है। तो एक रिवॉल्यूशन से ये कम नहीं था। जो जजेस थे हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने प्रोसीजरल लैक्यूना को ओवरलुक किया। इन्होंने कहा जरूरी नहीं है कोई चीज मेंशन हो तभी हम उसको लाएं,
यहाँ पर अगर डिमांड है सोसाइटी की कि इस कंसेप्ट को लाना चाहिए, जिस पे काम किया जाना जरूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हम ऐसा करेंगे। और लिबरली इन्होंने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 32 और 226 को, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इन दैट केस कहीं पे तो आप एक्सरसाइज करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट हर हाई कोर्ट। ऐसा तो है नहीं पर्टिकुलर कोई आर्टिकल ही नहीं और एक नया आर्टिकल अपने चलते इन्होंने बना लिया, नहीं, कुछ तो होगा, कोई तो इनका ज्यूरिसडिक्शन होगा जिसके चलते इसको एक्सरसाइज करते हैं। तो इन्होंने कहा भाई हम करेंगे इसको अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर एक्सरसाइज। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हमारा होता है वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, ये हमारी एक डिस्क्रिशनरी पावर की तरह होता है। तो हम इस कैटेगरी में इस चीज को रखेंगे एंड हम लिबरली उन्होंने इंटरप्रेट करते हुए सिंप्लीफाई एक्सेस कर दिया जस्टिस, ठीक है, कि बहुत आसान सा रास्ता बनाएंगे, लोगों के लिए कठिनाई ना हो, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इन शॉर्ट जुडिशरी स्टेप इन कर गई वहां पर जहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फेल हो गया एंड दे हैड नॉट एक्टेड विद द अर्जेंसी एंड इशू कमांडेड। समझ में आ रहा है, कोई एक्ट नहीं बनाया गया, उन गरीबों के बारे में नहीं सोचा पार्लियामेंट ने, ठीक है, जो नहीं आ सकते कोर्ट या जो किसी कारण से उनको डोमिनेट किया जाता है सोसाइटी में, या कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और कोर्ट तक इशू लाना चाहते हैं, इसके लिए तो कोई एक्ट नहीं था हमारे पास। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ने भी कोई ऑर्डर या रूल्स ऐसे नहीं रखे, तो इन दैट केस जुडिशरी को आगे बढ़ के ये काम करना पड़ा। टेक्निकली अगर देखा जाए, अब हम करते हैं उन दो मुद्दों की बात जो हमने कहा कि दो जजेस हमारे एसोसिएटेड हैं। वी टॉक्ड अबाउट कि पहला केस था जिसमें जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर थे एंड सेकेंड वॉज जिसमें जस्टिस पी एन भगवती के थे। तो सेकेंड केस जो था आपका हुसैनारा खातून था 1979। अगर टेक्निकली देखा जाए तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 1979 का है, ये आपका पहला पीआईएल पिटिशन था, ये पहला पीआईएल पिटिशन था एंड इसमें जो जज थे दैट वाज जस्टिस पी एन भगवती, ठीक है, वो थे आपके जस्टिस पी एन भगवती। ये रिलेटेड था टू द प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल्स लैंग्विशिंग इन जेल, ठीक है, जेल में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनके लिए ये केस किया गया था, पीआईएल फाइल करी गई थी। लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर स्पोक अबाउट इट इन 1976 में, पहली बार उन्होंने बात करी थी मुंबई कामगार केस में, जिसका पूरा नाम है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई एंड अदर्स। इस केस में कृष्णा अय्यर ने पहले ही बात कर दी थी पीआईएल के कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन जो पिटिशन था वो पहला पिटिशन आपका हुसैनारा खातून में आया। तो जब बात हो आपसे कभी कि कॉन्सेप्ट कहाँ आया, तो भाई मुंबई कामगार में। हम क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, जब कॉन्सेप्ट नहीं आया तो पिटिशन कैसे आता, तो देखा जाए समझ की अगर शुरुआत करी जाए तो वो तो मुंबई कामगार सभा से होती है ना, लेकिन टेक्निकल वे में अगर हम आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है हुसैनारा खातून, ठीक। तो अब हम आज डिटेल स्टडी करेंगे मुंबई कामगार सभा के बारे में कि आखिर इसमें मामला क्या था, ठीक है, क्या चीज समझ के कोर्ट ने इसको कॉन्सेप्ट को दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम पीआईएल की बात करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है। तो आखिर कौन सा इंटरेस्ट था यहाँ पर जो पब्लिक का इन्वॉल्व था, ठीक है। ये केस एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क जजमेंट है, नो डाउट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीआईएल इन इंडिया। दिस केस लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ पीआईएल। इन्होंने पीआईएल के स्कोप को बहुत एक्सपैंड किया and they recognize the wider range of individuals and organization who can approach the court on behalf of community or a section of society. This is very much important to notice. क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि पीआईएल तो था अपनी जगह, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट इस केस ने आपके पीआईएल के स्कोप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एक वाइडर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कि हमेशा एक इंसान की समस्या ही कोर्ट में नहीं आएगी, अगर वो वाइडर रेंज पर लोगों की समस्या है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की समस्या है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे एंड वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं कम्युनिटी के बिहाफ पर या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बिहाफ पर, जिसको भी लग रहा है कि हाँ भाई हमको जाना चाहिए कोर्ट में ना। ये केस ओरिजिनेट हुआ आपका ऑब्वियस सी बात है 1970s में, जब मुंबई कामगार सभा एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन थी, ठीक है, ये ट्रेड यूनियन थी, ये रिप्रेजेंट कर रही थी इंटरेस्ट टेक्सटाइल वर्कर्स का इन मुंबई, ठीक है, कुछ इशू था अपना वर्कर्स वगैरह का इशू था मुंबई में। ये एक आपका एक कह लीजिए कोई बिजनेसमैन था, बेसिकली वो एम्प्लॉय कर रखा था उसने कुछ लोगों को, तो ये ट्रेड यूनियन थी। ये ट्रेड यूनियन केस फाइल करती है कुछ वर्कर्स के बिहाफ पर जो मुंबई में काम कर रहे हैं। इन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब कंसर्न क्या था, इन्होंने फाइल करी अंडर आर्टिकल 32, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटिशन फाइल करी, जो ग्रांट करता है आपको पता ही है, ठीक, बता चुकी हूँ मैं ना। ट्रेड यूनियन जो थी उन्होंने कंसर्न रेज किया अबाउट द क्लोजर ऑफ सेवरल टेक्सटाइल मिल्स इन मुंबई। इन्होंने कहा कि भाई मिल्स वगैरह बंद कर दीजिए, जो कंसर्न था, ठीक है,
कि बंद करे जा रहे थे, तो जो मिल्स वगैरह बंद करी जा रही थी उनको क्लोजर को लेके इन्होंने कंसर्न रेज करा कि क्यों बंद हो रहा है। अगर बंद हो जाएंगी मिल तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जितने वर्कर्स वहां पे मिल में काम करते हैं, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, यहाँ पर उनका नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आएगी। तो ये पेटिशन बेसिकली हाईलाइट कर रहा था वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को। जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, ठीक है, अगर आप उनके उनके अनएम्प्लॉयमेंट, जहां वो एम्प्लॉयड हैं, अगर आप उनके उस प्लेस को, वर्क प्लेस को बंद कर दोगे तो आप उनके फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली वायलेट कर रहे हो, आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, आर्ग्यूइंग कि सडन क्लोजर, अगर एकदम से आप बंद कर रहे हो बिना कोई कंपेंसेशन दिए, या तो आप बंद कर रहे हैं तो आप उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस दीजिए या फिर आप कुछ कॉम्पनसेशन दीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप सडन बंद कर रहे हैं और उसके बदले में भी यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग। सो दैट अमाउंट्स टू फोर्स लेबर एंड डेप्रिवेशन ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लेबर हो रहा है, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है और लाइवलीहुड का डेप्रिवेशन है। मतलब यहाँ पे हम लाइवलीहुड का अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर बेरोजगार रह जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, हम रहेंगे क्या, हम पहनेंगे क्या, इस पर सवाल खड़ा हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सीधे सीधे रिकॉग्नाइज किया ट्रेड यूनियन के बात को, टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड वर्कर्स। कोर्ट ने समझा, कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उसके बिहाफ पर अगर कोई ट्रेड यूनियन आई है तो उसको उन्होंने कंसिडर किया। अब समझिएगा आप बात, पहले क्या होता है, हम समझते हैं जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिसको नुकसान हो रहा है वो जाए, ठीक है, मुझे चोट लगी है मैं कोर्ट जाऊं। यहाँ पे कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा कि अगर अफेक्टेड वर्कर्स के बिहाफ पर कोई यूनियन जा रही है कोर्ट में तो वो क्या है, कंसिडर किया जाएगा। ना इसने क्या किया, लोकस स्टैंडाई के ट्रेडिशनल कंसेप्ट को एक्सपैंड कर दिया। जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मुझे चोट लगी है तो मैं कोर्ट जाऊं, लेकिन मान लीजिए मुझे चोट लगी है, मैं कोर्ट नहीं जा सकती हूँ, मैं किसी वजह से नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे बिहाफ पर अगला जा सकता है। ठीक, ये है जिस कॉन्सेप्ट को बदला गया। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया द राइट टू फाइल अ पेटिशन टू ओनली दोज इंडिविजुअल्स हु वर डायरेक्टली अफेक्टेड। ये ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया इस केस के बाद। और इसी के चलते हम कह रहे हैं कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो था कोर्ट ने समझा। तो जो बेसिकली जो कोर्ट थी उसने ये कहा कि जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, इट हैड अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। जो ट्रेड यूनियन होती है वो किस लिए बनती है, वो वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है, उनकी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए बनाई जाती है। तो ट्रेड यूनियन का एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट होता है वर्कर्स की राइट को बचाने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि उनके ग्रीवांसेस को रेड्रेसल मिले, उनके जो परेशानियां हैं वो दूर हो और उनको कंपेंसेशन वगैरह मिले। ठीक, ये सारी चीजें ध्यान में रखता है एक ट्रेड यूनियन। नाउ ये जो केस था ये स्टैब्लिश कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग इन पीआईएल। अगर हम हैं, मैं हूं, मैं किसी 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर उनके बिहाफ पर मैं कोई केस लड़ने जा रही हूँ तो यहाँ पर ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट हो गया। ठीक, इन द सेम वे ये केस एक रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग का प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर रहा था पीआईएल में, जो अलाउ कर रहा था ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस को कि आप कोर्ट जा सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपकी कोई सोसाइटी है, आप कोई नेता बना रहे हैं, नेता जाएगा और लोगों के बिहाफ पर बात करेगा। अब जिसको जिसको अगर 4 लोगों को समस्या है, 5 लोगों को समस्या है, ठीक है, चलो ठीक है, मान लीजिए पूरी सोसाइटी में 1000 लोग रहते हैं तो उनको कोई एक ही ग्रीफ है, तो क्या वो 1000 के 1000 चले जाएंगे कोर्ट में? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। अब उनको रिप्रेजेंट करने वाला सोसाइटी का कोई मेंबर होगा जो उनके ग्रीवांस को जाके कोर्ट के सामने रखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसके बेसिस पर कोर्ट ने इसको कंसिडर किया। ना इन्होंने एक्नॉलेज किया कि जो पीआईएल होता है ये एक पावरफुल टूल है सोशल जस्टिस के लिए, जो मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर करता है, जिनके पास मीन्स या रिसोर्सेज नहीं होते कोर्ट में इंडिविजुअली अप्रोच करने के लिए। मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि उनके पास किसी न किसी वजह की कमी है। हर आदमी जानबूझ के नहीं जाएगा कि मैं नहीं जा सकता, किसी वजह से मजबूर है कि वो वहां पर नहीं जा सकता है। ठीक है, नाउ इट एक्नॉलेज दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कुड बी अ पावरफुल टूल। इन्होंने क्या कहा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट आपका लिटिगेशन है ये एक पावरफुल टूल है सोशल जस्टिस के लिए, जो मार्जिनलाइज ग्रुप को वो करता है। ठीक है, ओके फाइन, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। सो फर्दरमोर कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया, कोर्ट ने राइट टू लाइवलीहुड रिकॉग्नाइज किया। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे 2 बातें चली थी। ठीक है, एक इन्होंने कहा फोर्स लेबर हो रहा है, बंधुआ मजदूरी हो रही है, दूसरा इन्होंने कहा डेप्रिवेशन ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है। तो कोर्ट ने इस पॉइंट को भी कंसिडर किया कि राइट टू लाइवलीहुड
ये एक इंटीग्रल पार्ट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने इसको भी समझा। इन्होंने कहा कि अगर हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद कर देते हैं तो वो बंद होने का जो रिजल्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लाइवलीहुड ऑफ द वर्कर्स पे बहुत कम इम्पैक्ट डाले, बहुत ज्यादा उनको नुकसान ना हो, बहुत लिटिल बिट इम्पैक्ट पड़े एंड उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे। ठीक है, कैसे होगा? या तो आप उसके ऑल्टरनेट में कोई ऑप्शन दे रहे हैं, या तो फिर कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, या इंडस्ट्री इतना नुकसान में चली गई थी कि अब उनको फायदा तो कुछ हो नहीं रहा था, उनको पैसा आप दे नहीं पा रहे थे। तो जजमेंट जो था इसने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया पीआईएल जूरिस्प्रूडेंस को शेप करने में। इट ब्रॉडेन द एक्सेस टू जस्टिस एंड रास्ता इन्होंने बनाया और पार्टिसिपेटरी अप्रोच के लिए कि लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट करें, इस तरह की केस लॉज को सामने लाया जाए। इन्होंने पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को अलाउ किया कि आप लीगल रेमेडीज के लिए आइए, हमसे लीगल रेमेडी मांगिए। किनके लिए? लार्जर सोसाइटल इश्यूज के लिए। हम एक सोसाइटी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो अपने घर से उठ के आएगी कोर्ट रूम में, लेकिन कोई एक होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे, कोई एक हो जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात करे। ये सब कहा गया इस केस में, ये सारी चीजें केस में कही गई कि हम चाहते हैं पीआईएल जूरिस्प्रूडेंस बढ़े। ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस हमें ब्रॉड करना है, हमें रास्ते खोलने हैं और लोगों के लिए कि वो और लिटिगेशन में पार्टिसिपेट करें। जस्टिस कृष्णा अय्यर की लाइन थी, पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रमोटेड बाय स्पेशियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लोकस स्टैंडी in our socio-economic circumstances and conceptual latitudinarianism permits taking liberties where the remedy is shared by considerable number, particularly when they are weaker। ठीक है, बहुत सीधी सीधी बात इन्होंने कही कि लोकस स्टैंडी का एक जो डेफिनेट कॉन्सेप्ट था, जो रिस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट था, हम वहां तक रहकर सीमित नहीं कर सकते थे पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं था वो ऐसा करके। तो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट हम कब करेंगे? जब हम लोकस स्टैंडी को और वाइड करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस को समझ के, और लिबर्टीज हम परमिट करेंगे जहां पर रेमेडी जो है वो शेयर कर रहे हैं कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल, जब वो वीकर हैं खास तौर पे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है डिस्कस करने के लिए। For the next 3 decades plus, the PIL petition proved to be a path to justice। Next 3 decades की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रास्ता ओपन अप होके आया जिसने बहुत लोगों की मदद करी। कई लैंडमार्क केसेस आए जिन्होंने स्टेट को हाई हैंडेडनेस पे लिया इन केसेस वेयर जस्टिस सीम्ड अ पाइप ड्रीम। ठीक है, बिल्कुल एक मतलब फ्लो, बहुत आराम से हमें देखने को मिली चीज़ें कोर्ट के पार्ट पर ये करने के लिए। ठीक है, फ्लॉलेसली चीज़ें देखने को मिली, जस्टिस जो था वो क्विक जस्टिस हो रहा था। अब इसमें आपके कुछ केस लॉज हैं, जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। अब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन, एमसी मेहता साहब जो हैं इनके खुद के 40 प्लस केसेस आ जाते हैं, इनके खुद के इतने सारे केस लॉज हैं, काफ़ी पीआईएल इन्होंने डाल रखी हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड ही इतने सारे पीआईएल डाल दिए, जिसमें कभी इन्होंने गंगा पोल्यूशन की बात करी, कभी इन्होंने ताजमहल जो है मार्बल खराब हो रहा है उसकी बात करी, कभी इन्होंने बात करी कि जो बच्चे एम्प्लॉयड हैं फैक्ट्रीज में उनको नुकसान हो रहा है। इस तरीके के काफ़ी केस लॉज हैं एमसी मेहता जी के नाम पर। तो उन्हीं में से एक ये मैंने जो बात करी क्या कि जो कानपुर में बात हो रही थी गंगा नदी की, ठीक है, तो उसमें जो आपका सीवेज है उसके डिस्चार्ज को लेके केस फाइल हुआ था। देन आपका एक केस था परमानंद कटारा वाला, जिसमें कोई भी डॉक्टर मेडिको लीगल केसेस ट्रीट कर सकता है सिंस सेविंग ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला केस भी। जावेद स्टेट ऑफ हरियाणा आपका कोर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल पे था, जिसमें ये था कि पंचायत इलेक्शंस में जो भी अगर कंटेस्ट कर रहा है उस पर्सन के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सेक्सुअल हरासमेंट को क्लियर वायलेशन फंडामेंटल राइट्स का बताया गया था और कहा गया था कि जल्द से जल्द इस पे एक्ट बनाइए, जिसके बाद पॉश एक्ट जो था 2013 का वो लाया गया था। तो दिस इज इस तरीके से ये काम किया। और ये तो बहुत कम केस लॉज हैं, ये बहुत कम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने कहा कि हमने कुछ एक एरा में देखा 3 डिकेड्स में, लेकिन पीआईएल में आपको बहुत केस लॉज दिखेंगे। और उसी वजह से कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि पीआईएल अगर ऐसे ही होता रहेगा तो भाई कोर्ट के पास तो बहुत ज़्यादा वर्डन आ जाएगा, कोर्ट तो परेशान हो जाएगी। ये सब सारे फैक्टर्स भी आए। नाउ अब आता है क्वेश्चन, कौन पीआईएल फाइल कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का तो हमने जवाब दे दिया कि पहला केस कौन सा था। तो वही बात है, कंसेप्ट की बात करें कि पीआईएल का नाम पहली बार कब डिस्कस हुआ, तो वो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने किया था मुंबई कामगार सभा में। लेकिन पेटिशन कब फाइल हुई थी?
पहली बार पिटिशन जो फाइल हुई थी वो हुसैन आरा खातून में हुई थी, ठीक। तो हमको तो कॉन्सेप्ट समझना था, तो हमने मुंबई कामगार के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया। अब पीआईएल कौन फाइल कर सकता है? पहला, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकता है, ठीक है, ऑन देयर ओन स्टैंडिंग या किसी और के पार्ट पर, ठीक। मैंने पहले ही कहा लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, तो अभी जो है कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, ठीक। लोकस स्टैंडाई को रिलैक्स कर दिया गया पीआईएल के केस में, सो एज टू इनेबल द हाई कोर्ट कि वो ग्रीवेंसेस में देख सके जो फाइल हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दोस्त जो पुअर है, इलिटरेट है, डिप्राइव्ड है, डिसेबल्ड है और कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक। इससे पहले बात कर लेते हैं लोकस स्टैंडाई क्या है। लोकस स्टैंडाई वो कॉन्सेप्ट होता है, वो एबिलिटी होती है पर्सन की कोर्ट को अप्रोच करने की, जहां पर उसका सफिशिएंट कनेक्शन होता है टू द केस इन हैंड। जिस केस को लेके वो कोर्ट के सामने गया है, उस केस से अगर उसका कोई सफिशिएंट कनेक्शन है तभी वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। ये कंसेप्ट है लोकस स्टैंडाई का। अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो आप कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हो केस फाइल करने के लिए, ठीक। सेकंड, आसान भाषा में बात करें तो वो पर्सन जिसको एक्चुअली में लीगल हार्म हुआ है, उसी के पास एबिलिटी है कोर्ट में अप्रोच करने की, रेमेडी को लेते हुए, रेमेडी सीख करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी के पास ये एबिलिटी है कि वो रेमेडी लेगा कोर्ट में जाके, ठीक है। ये हो गया पर्सन जिसने एक्चुअली हार्म सफर किया है ना। लेकिन अब पीआईएल के केस में कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है, जो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है बाय द लीगल हार्म, वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है सीकिंग अ रेमेडी। कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, ठीक है, जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं भी है बाय द लीगल हार्म, वो अप्रोच करेगा। और इसी के चलते ये चेंज किया गया और कहा गया भाई कोर्ट उनके लोगों के भी ग्रीवेंसेस को समझना चाहता है जो उनके बिहाफ पर कुछ लोग जा रहे हैं। और वो लोग कौन से हैं, किनके बिहाफ पर कोई और जा रहा है, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जा रहा है, वो जो पुअर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको समझ ही नहीं है कि आखिर ये सब है क्या, हम क्या करेंगे इसको फाइल करके, जो डिप्राइव्ड है, जिनको सोसाइटी में दबा के रखा जा रहा है, जिनको बोलने का अधिकार तक नहीं दिया जा रहा है, जो डिसेबल्ड हैं, जो नहीं जा सकते कोर्ट में, फिजिकली भी नहीं जा सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या उनकी राइट वायलेट नहीं होती है, क्या उनको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है क्या? डेफिनेटली है। तो थर्ड इज कि ओनली अ पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, जो पर्सन गुड फेथ में काम कर रहा है सिर्फ वही पर्सन फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमने लोकस स्टैंडाई को कॉन्सेप्ट को हमने वाइड कर दिया, जब हमने और लोगों को मौका दिया, तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए केस फाइल कर सकते हैं। क्या कैसे पता चलेगा कि वो गुड फेथ में कर रहे हैं? क्योंकि उनका खुद का तो कोई इंटरेस्ट उसमें है नहीं। तो अब कैसे माने कि भाई बिना किसी खुद के इंटरेस्ट के अगला पर्सन किसी के बिहाफ पर केस फाइल कर रहा है? तो जो पर्सन है जो गुड फेथ में काम कर रहा है, जिसका सफिशिएंट इंटरेस्ट है प्रोसीडिंग में, खाली वही करेगा। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि खुद वो समझ रहा है, वो कनेक्टेड फील कर रहा है, वो किसी चीज से लिंक कर पा रहा है खुद को, तो यहाँ पे हम इस चीज को मानते हैं। एंड लास्ट सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस होता है वो भी कोर्ट ले सकती है। अगर कोर्ट को लगता है तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी यहाँ पर कंसिडर करेगी, ठीक है। अगर उनकी नॉलेज में आता है किसी भी तरीके से कि हाँ भाई यहाँ पर पीआईएल फाइल होना चाहिए, तो कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। पीआईएल कहाँ फाइल होती है? अब मैंने आपसे कहा कि अगर पीआईएल के बारे में पूरे संविधान में कहीं भी नहीं दिया था, तो क्या कोर्ट अपने आप से कोई आर्टिकल बना लेती? ऑब्वियसली नॉट ना। तो ऑलरेडी कुछ तो ज्यूरिसडिक्शन था जिसके चलते कोर्ट ने कहा कि हम इस कैटेगरी में इनको रखेंगे, और उसी के चलते ऑनरेबल पीआईएल को आप या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे वो रिट्स इशू करती है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड देन दूसरा आप हाई कोर्ट में कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226, जहां पर हाई कोर्ट इशू करती है रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स, ठीक है। दूसरा तरीका एक लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट, ईमेल, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर रहे हो बाय पर्सन, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको भी पेटिशन माना जा सकता है, उसको भी पेटिशन के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। कोर्ट ने ऐसा किया भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया भी है कई केस लॉज में। वन ऑफ द एग्जांपल इज डीके बासु का केस, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने लेटर को कंसिडर किया। तो इसी तरीके से है कि भाई कोई गरीब है, कोई गरीब दुखिया है, वो किसी और से नहीं करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है मैं खुद ही कर लूंगा, मैं एक चिट्ठी तो लिखनी है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। या कोई पर्सन है वो कह रहा है मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है, मुझे बाकी प्रोसीजर नहीं पता है, मैं मेल कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बनाया गया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे अगर बात हो रही है तो ये बहुत लार्जर इंटरेस्ट है। अगर हमने लार्जर इंटरेस्ट ऑफ लोगों के हित के बारे में सोचा तो फिर क्या होगा, इससे हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत सुधर जाएगा।
ठीक है, लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उसको हम खत्म कर पाएंगे, उसके लिए हम एक प्रॉपर रेमेडी दे पाएंगे। इसको कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि बहुत टेक्निकल प्रोसीजरल लैक्यूना फॉलो करना जरूरी नहीं है, इसको थोड़ा लाइट करना पड़ेगा, जिससे कि हर आदमी कोर्ट आने से पहले घबराए नहीं, लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में हम कैसे कोर्ट से रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड इज, कोई भी सिंपल इन्फॉर्मेशन अगर कोर्ट रिसीव करता है जिसमें एक लीगल इंजरी की कंप्लेंट करी जा रही है एक पर्सन के अगेंस्ट या ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट, और वो पर्सन डायरेक्टली नहीं आ सकता कोर्ट में, ठीक, रीजन बहुत सारे हैं, तो उसको भी PIL माना जाएगा। जहां पर हमने कहा था कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कोर्ट के नॉलेज में कहीं से भी कुछ आ गया अगर, तो अगर एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन भी अगर कोर्ट रिसीव कर रहा है तो कोर्ट उसको PIL कंसिडर करेगा। नाउ लास्ट कम्स क्रिटिसिज्म। अब आप जब बात कर रहे हो कि इतना PIL हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में लोग बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं MC मेहता साहब हैं, वो आए दिन PIL फाइल करते रहते हैं, ठीक है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है, आपने नाम सुना होगा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा है, ये सारे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो आए दिन केस फाइल करती रहती है। आप NGOs को देखते हो कि वो रेप विक्टिम्स के लिए, एसिड अटैकर्स के लिए केस फाइल करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हमको देखने को मिलती हैं तो इसमें कई बार कुछ लोगों के मन में डाउट भी आता है कि क्या इनका खुद का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आखिर ये क्यों कर रहे हैं, कोई किसी की मदद क्यों कर रहा है। कहते हैं ना हम कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग में हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं, ठीक, ऐसा क्यों हो रहा होगा, किस लिए हो रहा होगा, कोई तो फायदा होगा इसका। तो इसको क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया गया। क्रिटिसाइज कैसे किया गया? ऑन द बेसिस कि जो कोर्ट्स है, पहली बात तो कोर्ट पे ही लांछन लगा दिया कि भाई ये जो PIL एंटरटेन कर रहे हैं और ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को कम कर रहे हैं, उनको इंटरफेयर करने की उनके फंक्शंस में कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो इन दैट केस एक्ट बन जाए, उस पर लॉ पास कर दिया जाए, या फिर कोर्ट को एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर दे देगा, पास कर देगा, और जुडिशरी ये करके क्या कर रही है, उनके फंक्शन में घुस रही है। लेकिन बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में जस्टिस भगवती ने साफ साफ कह दिया कि भाई जो कोर्ट है वो इन फंक्शंस को परफॉर्म करके, इन एक्शंस को करके, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कर रही है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में इंटरप्ट नहीं कर रही है। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया, कोर्ट ने कहा हमें कोई मन, हमारा कोई इरादा नहीं है उनके फंक्शन में इंटरप्ट करने का, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपना खुद का काम करते हैं, हमें दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर करने का कोई भी शौक नहीं है। अनदर क्रिटिसिज्म ये था कि भाई आपने लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया, आपने अभी तक जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव स्कोप था अब आपने उसको और ब्रॉड कर दिया। अब इस पे क्या कहा गया कि ये जो डाइल्यूशन है ये फ्लड गेट्स ओपन करेगा फ्रिवलस केसेस के लिए, छोटे मोटे केसेस थे जहां पर जरूरी था रेमेडी प्रोवाइड करना, ये उनके लिए रास्ते खोल देगा। अब जिसमें लिटिगेंट का प्राइवेट इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, अब इन्होंने कहा, मतलब ये क्वेश्चन चीजें आई, या तो उसमें लिटिगेंट का प्राइवेट इंटरेस्ट है, या फिर पब्लिसिटी वगैरह वो सीख करना चाह रहा है, या फिर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें ये मेंशन करा गया कि ये डाइल्यूशन ऐसा कर देगा कि जो छोटे मोटे केसेस भी हैं उनसे क्या होगा, एकदम वो बाढ़ आ जाएगी, जुडिशरी के ऊपर बर्डन आ जाएगा। अब उसमें हो सकता है कोई लिटिगेंट आया तो उसने अपना इंटरेस्ट वो खुद पॉपुलर होने के लिए कर रहा है, छोटे मोटे कस्बे का कोई वकील है, वो सोच रहा है भाई फेमस हो जाऊंगा, पब्लिसिटी मिल जाएगी, ठीक है, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे केसेस में पिटिशंस को डिसमिस ही किया गया है। जब गलत तरीके से मिसयूज PIL का जब हुआ है तो उस केस में उसको डिसमिस किया गया है एंड हैवी कॉस्ट इम्पोज करी गई है बाय द कोर्ट। कोर्ट ने हैवी कॉस्ट यहाँ पर इम्पोज करी है और ये एक तरह से डिटरेंट की तरह काम करता है उन लोगों के लिए जो PIL फ्यूचर में फाइल करेंगे। बिकॉज आप जब PIL फाइल कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, मैं अपने स्वार्थ के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो पब्लिक ही रहेगा, वो प्राइवेट नहीं होगा किसी भी केस में। और अगर आपके पिटिशन से आपका इंटेंशन कहीं से भी ये लग गया कि ये प्राइवेट इंटरेस्ट है तो इन दैट केस यहाँ पर फिर वो पिटिशन डिसमिस हो जाएगी। एंड इसी के चलते, क्योंकि हमने कहा है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन में 32 और 226 में रिट भी कई बार डिसमिस कर दी जाती है, कोर्ट काफ़ी चीज़ें कंसिडर करके चलता है कि ऑल्टरनेट रेमेडी थी तो, या फिर डिले हो गया काफ़ी हद तक, ठीक, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके चलता है। तो उसी तरीके से कोर्ट यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें कंसिडर करेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की जिसमें वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेगा। तो यहाँ पर अगर उनको लगता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन केस है, सच में यहाँ पर किसी गरीब की सहायता की ज़रूरत है, तो इन दैट केस कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द PIL। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हमने ब्रीफ में डिस्कस किया।
प्लस हमने पहला PIL केस मुंबई कामगार सभा का देखा। आगे के सेशंस में अगर ज़रूरी लगेगा तो मैं और PIL केसेस आपके सामने लाऊंगी, उनका एक थॉरो डिस्कशन ज़रूर करूंगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है कि पहला PIL केस, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या आया, तो उनको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट कर लो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में लेंदी केस लॉस पढ़ाती रहूंगी इसी तरीके से, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा किसी भी कॉम्पिटिशन में। थैंक यू सो मच।